Hey everyone, so here we are back with another video from our social text. So today we are going to begin a new lesson from our geography, that is agriculture. In geography basically for 10th CBSE if we talk about basically 10th standard हमें केवल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। तो पहला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तो हमारा कंप्लीट है, फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एग्रीकल्चर। ओके, तो जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो, हम एक तो हमें पता है कि हमें इसको CBSE बिहाफ पे पढ़ना है, और वहाँ इस चैप्टर का मिनिमम वेटेज जो है वो 3 to 5 मार्क का रहता ही रहता है। ठीक है, मतलब 5 मार्क का तो आप देखोगे यहाँ पे वेटेज। और उसके अलावा भी मैं बात करूँ, मतलब यहाँ से मैप क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स पिक आउट होने वाले हैं। और इवन NTSC में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो स्टेट बोर्ड से भी क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर हमारा स्टेट बोर्ड में भी आता है ना। अगर हम हमारे स्टेट बोर्ड की बुक्स देखते हैं तो वहाँ भी हमें एग्रीकल्चर चैप्टर मिल ही जाता है, और ऑफकोर्स CBSE में तो है ही सही। तो दिस चैप्टर बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अस। तो बहुत इंपॉर्टेंस वगैरह की बात कर ली, समझ भी लिया कि हमने किस कंस्ट्रक्शन से हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस वेटेज के बिहाफ पे हमें ये चैप्टर पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर, सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग समझो। मैंने हमेशा बोला है, ठीक है, कि हम जब कभी भी किसी भी लेसन को स्टार्ट करेंगे तो पहले उस लेसन की हेडिंग को ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो जब हम यहाँ एक क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। ठीक है, ये जो टर्म है वो 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। दैट मीन्स एगर का मतलब होता है लैंड, और कल्टीवेशन का मतलब होता है, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। दैट मीन्स लैंड को कल्टीवेट करना। ओके, सो बेसिकली एग्रीकल्चर की पूरी डेफिनेशन हमारे सामने क्या हो जाएगी। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। आप लोगों ने सबने एक्टिविटीज़ पढ़ी हुई है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, और टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है। So specifically when we talk about agriculture, it is a primary activity which deals with the cultivation of land and rearing of animals. अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोगों को मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर पे, ये चीज़ें तुम लोगों को समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप खुद अच्छे से जानते हो कि एग्रीकल्चर क्या है, हमारा बेसिक सोर्स ऑफ, मतलब बोलते हैं ना लोगों के लिए लाइक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है एग्रीकल्चर। हम बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कि हम लोग तो इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग, चाहे वो हमारे एज एफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की बात हो या हमारे डेली लाइवलीहुड की बात हो। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर डिपेंडेंट है। ओके, और इवन आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो बेसिक सिविलाइजेशन या डेवलपमेंट हमारी कंट्री में आया था वो भी किसकी वजह से आया था, एग्रीकल्चर की वजह से। Okay, so you got the meaning of and definition of agriculture, that it means cultivation of land and rearing of animals. Okay, so now importance of agriculture, that what is the importance of agriculture. This can also come as a 3-mark question कि बताओ define agriculture and its importance. A question can be asked to you in such a manner, है ना। तो वहाँ हमें पता, हम लोगों का आंसर क्या होने वाला है कि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। अब बोलोगे मैम 2/3 तो अब बहुत ज़्यादा रेशियो बता रहे हो, है ना, 2/3 तो बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है पोर्शन। सी अब क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी हमारे पास मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, और बहुत से लोग तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर, फार्मर्स वगैरह, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आती है कि इंडिया की 2/3 ऑफ दी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड है, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे बिलोंग कर रही है, उससे अफेक्ट हो रही है। ओके, इवन इट इज़ ए बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन क्यों बोला गया है, सी अब इकोनॉमी क्या होता है ये बताओ। मतलब जहाँ भी टर्म इकोनॉमी आए तो वहाँ हमें अच्छे से समझ लेना है कि मनी से रिलेटेड बात हो रही है। तो जब इंडियन इकोनॉमी या इंडियन फाइनेंस की बात आती है, इंडियन पूरा बजटिंग वगैरह की बात आती है, इंडियन बैंक बैलेंस की बात आती है, तो बहुत अच्छा प्रपोर्शन हमें मिलता है एग्रीकल्चर से। और सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि अगर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अगर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है तो उनको जो इनकम मिल रही है, उनको जो पैसा मिल रहा है वो भी कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बैकबोन।
ठीक है। बैकबोन आप खुद समझो, इंडस्ट्री से हम एक एग्रीकल्चर से हमें बहुत खाना जो है वो हमारा, हमें पर्टिकुलरली वो तो एग्रीकल्चर की वजह से ही मिल पाता है। लाइक वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इवन बहुत सी चीज़ों में तो हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ें हम किसकी वजह से कर पाए हैं? बिकॉज ऑफ अ गुड एग्रीकल्चरल चेन इन आवर कंट्री। फिर उसके बाद में तो मैं आपको इतना तो समझा ही चुकी हूँ कि अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये काम आता है। जैसे आपको मानो शुगर केन आपको प्रोसेस करना है, तो वो सारा रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से ही मिलेगा, है ना। कॉटन की क्लोथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत कॉटन वगैरह जो होता है, जूट वगैरह जो होता है, वो एग्रीकल्चर से आता है। ओके। और फिर मैं आगे जीडीपी की बात करूँ तो जीडीपी का मतलब आप लोग सब बेसिकली समझते हो जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ जीडीपी क्या होता है कि हमने हमारी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए हैं उनसे जो इनकम हमें मिली है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हटाने के बाद में जो शेयर ऑफ इनकम हमारे पास रहता है तो वो कितना कर रहा है? उसमें पार्टिसिपेशन भी 26% करता है एग्रीकल्चर। सो अ गुड शेयर, है ना। अब 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है और यहाँ पर हमें 26% ऑफ जीडीपी भी इससे मिल रहा है। मतलब इसीलिए तो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन बोला गया है। आप खुद सोचो, जीडीपी होती है, जीडीपी जितनी भी शेयर ऑफ जीडीपी है हमारी, जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम का 26% हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके। इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। अगर एग्रीकल्चर सिस्टम हमारी कंट्री का अच्छा नहीं होगा तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे आपको याद होगा जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पे इवन कैलामिटी आई थी हमारे यहाँ पे, बंगाल की कैलामिटी आप लोगों को याद होगी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। तो वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह किया। एंड नाउ वी हैव बिकम नॉट ओनली फूड सिक्योर्ड बट इवन वी हैव, मतलब हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ अ गुड एग्रीकल्चर सिस्टम इन आवर कंट्री। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज ये भी हमने डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल के साथ में, है ना। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड भी कैसे? अब एग्रीकल्चर क्या करती है खुद, मतलब आपको इसको बेसिकली ऐसे समझो कि फार्मर्स के बारे में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हम केवल, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, इवन गैराज वगैरह बनाना या गोडाउंस बनाना जहाँ पे आप सारा स्टॉक वगैरह रख रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पर्सन चाहिए। तो लोगों के लिए एक क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया है यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट होगा तो मनी मिलेगा, एंड मनी किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइवलीहुड का सोर्स हो जाता है ना मनी। तो सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। खुद सोच लो कि अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से 2/3 ऑफ द पर्सन, मतलब 1 लाख तो है नहीं, ऑफकोर्स इंडिया की पॉपुलेशन तो कितनी ज़्यादा है, उसमें से भी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज़ अ लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पिक आउट करनी है। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझनी थी बेसिकली कि आप देखोगे कि तो बहुत सारे पीपल जो है वो एम्प्लॉयड हुए हैं एग्रीकल्चर में। एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट तो देता है, ठीक है। पर यहाँ से एक सबसे बड़ी डेफिशिएंसी एग्रीकल्चर की क्या आती है कि जितने लोग नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं उतना आउटपुट नहीं देता है। मतलब याद करो जो आप लोगों ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जब पढ़ा था तो आपको अच्छे से पता था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल या पॉपुलेशन जो है वो कहाँ एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर प्राइमरी सेक्टर में। पर जब बात करते हैं आउटपुट की तो वो उसमें कम आउटपुट हमें मिलता है, जबकि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऐसा है जो हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट देती है, ठीक है। इवन जो जीडीपी के शेयर की अगर मैं बात करूँ तो वो प्राइमरी से ज़्यादा कहाँ मिलेगा हमें? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर, ओके। तो यहाँ पर एक बेसिक सा आपको मतलब बोलते हैं ना कि कंक्लूजन भी याद करना है दैट एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना। उसकी इमेंस इम्पॉर्टेंस तो हमने सारे डिस्कस कर ली, बट वो इतना इफेक्टिवली वर्क भी नहीं कर पा रहा हमारी कंट्री के अंदर। इफेक्टिवली वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज एज लार्ज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड बट द आउटपुट स्टिल रिमेन्स अनकंज्यूम्ड, ठीक है। मतलब जैसे मानो कि यहाँ पे 10 पीपल एम्प्लॉयड है बट 10 में से केवल प्रोडक्टिविटी आपको किसकी मिल पा रही है? 3 to 6 पीपल की, ठीक है। बाकी और जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड है उनके आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं गेन कर पा रहे हैं, हम उसकी कोई भी प्रोडक्टिविटी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, ओके। इसके बाद में आता है कि बेटा फार्मिंग जो है, ठीक है, वो एक जगह पे आप पूरा ग्लोबल वाइज देखोगे तो हर एक जगह पे मतलब आप उनकी एक लोकल प्रैक्टिस जो है वो फेमस होती है ना।
कहीं पर एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रेजेंट है, कहीं पे एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रेजेंट है, या इवन आप ये भी वेरिएशन देखोगे कि हर एक पार्ट में अलग अलग फूड क्रॉप ग्रो किया जाता है, या अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो की जाती है। तो ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, ये जो अलग अलग क्रॉप चूज़ किए जाते हैं, ये स्पेशली 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ होते हैं फिजिकल फैक्टर्स और कुछ होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। अब आपको कोई भी एक क्रॉप डिसाइड करने के लिए आप वहाँ का क्या देखोगे कि वहाँ का रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस जगह की लोकेशन या कनेक्टिविटी विद अदर प्लेसेस कैसा है, सॉइल वगैरह सारी चीज़ें। तो आप इवन इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, जो मतलब अपन बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ें, अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो आप वहाँ पे शायद ऐसे कैक्टस वगैरह ग्रो कर पाओगे। अगर वहाँ पे बहुत अच्छा पानी, बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड है तो वहाँ हम लोग हमारे फूड ग्रेन्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो दैट आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हम जो फार्मिंग करते हैं वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए कि लाइक रिलीफ, क्लाइमेट, लोकेशन, इरिगेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगा, टेम्परेचर वगैरह, ये सारे सब इसी के अंदर फिजिकल के अंदर आ जाएगा। फिर जब हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरह का कल्चरल बैकग्राउंड है, लाइक वहाँ पे ट्राइबल पीपल है, नोमैडिक पीपल है, हिल स्टेशन में लोगों का क्या कल्चर है, वो किस तरह के क्रॉप्स वगैरह फूड ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वहाँ पे कैसे की जाती है, लाइक परमानेंट कल्टिवेटर्स हैं या वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विशन इनका पढ़ना है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। ट्रस्ट में मतलब नाम से ही समझ आ जानी चाहिए और नाम पे ही टिप्स पे याद जानी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव की, तो प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी का आप ये जब इसमें यूज़ करते हो तो यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करना, बहुत सिंपल सा था। प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करना, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, ठीक है, पुराने जो होते हैं, तो जैसे हो डिगिंग स्टिक्स वगैरह, इवन आपने देखा होगा जो पुराने अपने ट्राइबल पीपल्स या पुराने जो लोग थे, ओल्ड ह्यूमन्स जो थे, तो जो ट्राइबल पीपल वगैरह होते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि वो बोन्स वगैरह का यूज़ किया करते थे इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, है ना, ठीक है। तो अब वही वो पुरानी चीज़ों का, ठीक है, बोन्स वगैरह का यूज़ तो नहीं होता, बट अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई है तो उनका यूज़ अभी भी ना करके इन पुराने टूल्स का यूज़ करना इज़ नोन एज प्रिमिटिव फार्मिंग। ये जनरली डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स के लिए, ठीक है, लाइक मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है वहाँ की, ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है उस प्लेस की, ये इन पर डिपेंडेंट होते हैं। और एडिशनल इनपुट्स जो होते हैं इनका कम यूज़ करते हैं, लाइक मैन्योर्स वगैरह, ये बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी और नेचुरल फैक्टर्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले जो ये ट्राइबल पीपल वगैरह जनरली लोग क्या करते थे, किसी एक फॉरेस्ट एरियाज़ को कट करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद जो बिलो बॉटम में जो ट्रीज़ रह जाते थे या कुछ उनका भी जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता था ट्रीज़ का, इवन बहुत सी बार तो ऐसे होते थे कि कुछ जंगल जैसा एरिया उनको मिलता था तो वहाँ पे सीधा आग लगाते थे, उस एरिया को क्लियर करते थे और फिर उसी ऐश के अंदर, ठीक है, वो फार्मिंग करते थे। तो उसी फार्मिंग को क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब कटिंग एंड फिर उसके अंदर बर्न पार्ट जो होता है, ऐश जो होता है, ठीक है, उसी में कल्टीवेशन करना। फिर उसमें एक या 2 बार कल्टीवेशन किया, फिर नेक्स्ट प्लेस पे मूव कर गए, ठीक है, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। फिर उसको न्यू प्लेस पे चलेगा और न्यू प्लेस पे जाने के बाद में फिर से उसको जलाया, फिर उसी ऐश में कल्टीवेशन किया, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में, है ना, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं कि अदर कंट्रीज़ में इनको मिल्पा, पता नहीं क्या 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 नाम से बोला जाता है ना, तो वो सारे नेम्स आपको याद करना कंपलसरी है क्योंकि वो 1 वर्ड के फॉर्म में आपसे इवन एनसीईआरटी सीबीएसई का एग्जामिनेशन होता है तब भी वो पूछे जाते हैं हमसे, ओके। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग इंटेंसिव। तो इंटेंसिव एक फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जो की जाती है हाई पॉपुलेशन में। मतलब इसको अगर आप बेसिकली समझोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड है, ये काफ़ी पॉट्स में डिवाइडेड है, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं होती है, कम ज़मीन होती है,
ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे इसकी कैपेसिटी है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, इस पर 5 to 6 लेबर्स वर्क कर सकते हैं। पर यहाँ और ज़्यादा हाई पॉपुलेशन, मतलब आप समझ रहे हो कि एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो लैंड होगी वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रेगमेंट छोटा छोटा हो जाएगा। अब मानो कि खुद सोचो ना कि आप एक चॉकलेट लेकर के आते हो, आप एक डेयरी मिल्क सिल्क लेकर के आए हो, ठीक है, तो वो डेयरी मिल्क सिल्क जब आप खाओगे, अकेले खाओगे तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी पड़ेगी, पर वही आपके दोस्त आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो आपको वो क्या करनी पड़ेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों में, है ना। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारे लिए, वही चीज़ आपको समझनी कि अगर हाई पॉपुलेशन है तो जो लैंड है वो छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो लैंड्स होती है वो काफ़ी छोटी छोटी होती है, और यहाँ पॉपुलेशन का जो स्ट्रेस होता है अपॉन द लैंड वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में की जाती है, परफॉर्म किया जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। ये लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव क्यों होती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह एम्प्लॉयड नहीं होती, लेबर ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ईजीली और चीपर रेट्स के अंदर क्या मिल जाता है, लेबर मिल जाता है, ठीक है। एंड हाई डोसेज ऑफ, क्योंकि अब मैंने बोला था कि एक ज़मीन जो होती है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो होता है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है, तो ठीक है, यहाँ फिर क्या मतलब किया जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से रिटेन हो सके, ठीक है। इरिगेशन मेथड्स आर ऑल्सो डेवलप्ड हियर। एंड एक्सेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, मतलब वही चीज़ मैंने बताया ना कि उस पर लाइक आप कुछ मतलब यहाँ वाली सिचुएशन आप ऐसा देखोगे कि एक फील्ड की कैपेसिटी है कि वो मतलब एक ईयर के अंदर वो 2 ही बार वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह कर सकता है, पर उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है और इतना मतलब बोलते हैं कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का, मेडिसिन वगैरह का वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जल्दी क्रॉप्स को राइप करके उसी एग्रीकल्चर को 3 बार करवाया जाता है, ठीक है, उसी परफॉर्मेंस को, तो जो 2 बार हो सकती थी उसे 3 बार करवाया जाता था, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ें समझनी कि इंटेंसिव क्या है, एक हाई पॉपुलेशन पे किया जाने वाला एक फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जो लेबर इंटेंसिव एज वेल एज हाई डोजेज ऑफ केमिकल्स को यूज़ करता है। ओके, एक प्रेशराइज, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्रीकल्चर के अंदर, और हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ की बेसिक नीड होती है ताकि जितने भी ज़्यादा एक्सेस हाई पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है सबकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। उसके बाद में लास्टली हम आ जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पे हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लगते हैं, मतलब वहाँ हम लोगों ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया था, यहाँ हम लोग मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करेंगे, यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। ये इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो जनरली ये क्यों किया जाता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेरेंस क्यों बोला है मैंने, कि बेसिकली यहाँ से जो बेटा जो हमें आउटपुट मिलता है कमर्शियल से, या तो ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि याद करो आप ब्रिटिशर्स के फॉर्म में, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा तो दिया था इंडिया में, पर उनका बेसिक मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब उन्होंने हमें कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया था, लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, है ना, फिर उसको ओपीएम वगैरह, फिर उसे बेच करके वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करते थे, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स वर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और इनकी काफ़ी अच्छी प्राइस मिला करते थे। ओके, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। और प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है ये भी हमसे बहुत बार 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सी आपको प्लांटेशन के वक्त में क्या होता था ना कि इसको आप बैगर भी बोलते हो इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पीस ऑफ लैंड होता है, एक बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ लोगों को ज़बरदस्ती ले आया जाता है, ठीक है, उनसे फेक प्रोमिसेस करके कि आप 2-3 साल काम कर लो वगैरह वगैरह और हम आपको ये पे करेंगे, पर उनके बदले में एक तो क्या होता है प्लांटेशन में ईजी मूवमेंट नहीं हुआ करता था, मतलब लोग एक बार आ जाते थे तो वो अपनी मर्ज़ी से वापस बाहर नहीं जा पाते थे, और सेकेंड सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी कि इनको अपने काम के लिए पैसा भी नहीं मिलता था। सो प्लांटेशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बेगर, इफ़ यू विल फाइंड BEGGAR यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे टर्म, ठीक है। मतलब हिंदी में तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बेगार के नाम पे, मतलब अगर आप हिंदी NCERTs देखोगे तो वहाँ बेगार वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, सो प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं सिंगल पीस ऑफ लैंड पे, और जो आउटपुट होता है वो जनरली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक टी इन असम, कॉफ़ी इन कर्नाटका, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। सो बेसिकली वी हैव गॉट अ इंट्रोडक्शन कि एग्रीकल्चर क्या
चीज़ थी हम लोगों के लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या था। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, कि साल में हम लोग कब कब कौन कौन से क्रॉप्स को उगाते हैं, और फिर उन्हीं क्रॉप्स का एक डिटेल डिस्कशन देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, लाइक फॉर टू से वीट, राइस वगैरह, इनको क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या सॉइल इनको चाहिए, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, so that's it for today. Thank you everyone.